जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनीसा फातिमा, मैं कंसल्टेंट डॉक्टर हूँ। आज जो टॉपिक है वो है आर्थराइटिस, जो कि बहुत कॉमन है। मेरा ख्याल है हर एक में से, मतलब 10 में से 1 2 को तो आर्थराइटिस है। इतना ये कॉमन होता जा रहा है। तो मैं आज बात कर रही हूँ रूमेटाइड आर्थराइटिस की। एक आर्थराइटिस है जो एज के साथ होता है, लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, बुढ़ापे में या एज के साथ बाल सफेद होते हैं, इस तरह का। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जो कि इट इज विद द एज, एंड इट इज लाइक वियर एंड टीयर जो होते रहते हैं जोड़ों में, तो वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो कि एज के साथ है, जो कि विद द ओल्ड एज, या इट इज जस्ट लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर। लेकिन जो हम बात कर रही हूँ ना मैं अब, वो है रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस जो है ये है जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री होती है, या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से है। ऑटो इम्यून वो प्रॉब्लम है या वो बीमारियां हैं जिसमें हमारी बॉडी के अपने ही जो टिश्यू हैं, बॉडी के अपने अंदर से एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के टिश्यू को डैमेज करना शुरू करते हैं। यानी एक तो हमने देखा है ना कि कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर गया, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने उस वायरस, वो मल्टीप्लाई हुआ, उसने जाके उस वायरस और बैक्टीरिया को किल किया। ये हमारा इम्यून सिस्टम है। ऑटो इम्यून डिजीजेस बदकिस्मती से ऐसी डिजीजेस हैं जो आपका अपना इम्यून सिस्टम आपका अपना दुश्मन हो जाता है और आपके अपने ही बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका नाम है रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसको, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इनिशियली तो सिम्टम्स नहीं होते, नहीं हो सकते, ये स्लोली प्रोग्रेस कर रही होती है, लेकिन कई दफ़ा इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि पेन एंड एक्स भी होते हैं, मलेज होता है, टायर्डनेस, फटीग, थक्कन, जिस्म टूटा हुआ। लेकिन और इसके अलावा सर्दी, चिल्स, फीवर, ये भी हो सकता है। और अमूमन ये अफेक्ट करते हैं स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स एंड द टोज एंड फीट। ये स्मॉल जॉइंट्स पे दर्द शुरू हो जाती है, दर्दें होती हैं, स्टिफ होता है, अकड़ाव होता है, और आप सुबह उठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता, जिसम ऐसे लगता है टूटा हुआ है। और ये सारी चीजें चल रही होती हैं और आपके अंदर वीकनेस भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये वो बीमारी है कि आपके अंदर आपका इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर रहा होता है। तो जब ये बीमारी शुरू हो रही है, दर्दें हैं, तो फिर क्या होगा? आपको स्ट्रेस भी होगा, अनहेल्दी फील करेंगे, मूड चेंजेस होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें देखा गया कि बाज दफा एक कार्पल टनल सिंड्रोम, ये हमारी नर्व्स हैं, यहाँ पे जॉइंट्स जो स्टिफ होते हैं ना, तो वहाँ एडीमा होता है। देखें, एडीमा या इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जैसे मैं कहती कोई जख्म आया है या एक कांटा चुभा है, कांटा चुभा है, और फिर आप देखते हैं कि सोज आ जाती है और रेड हो जाता है, सूजन आती है, उसमें पानी भर जाता है। तो उस इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जब जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है तो वो फिर इतना पानी एडीमा होता है, तो जो नर्व्स हैं वो पेनफुल हो जाते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम इसको कहते हैं। ये होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं। फिर अर्ली ये साइंस हैं इसके। तो असल होना है क्या चाहिए कि अर्ली ही डायग्नोज कर लेना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी को उस हद तक ना जाए, क्योंकि ये बीमारी अगर बर वक्त कंट्रोल ना की जाए तो ये क्या करती है, पूरी बॉडी के जॉइंट्स को डैमेज कर देती है। हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, फिर सीधी नहीं हो सकती, बिल्कुल मुड़ जाते हैं, हाथ यूं मुड़ जाते हैं। मतलब आप बिल्कुल रिपल्ड हो जाते हैं, क्रिपल्ड हो जाते हैं, सॉरी। और आप चलने फिरने से कासिर होते हैं, आपकी सारी बॉडी के जॉइंट्स फिर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अर्ली डायग्नोसिस करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो है ये गठिया ही कहलाता है। तो हमारा मेन जो ये जो सीरीज हमारी है, ये जो हमारा वीडियो चैनल है, इस पे हमारा मेन मैसेज है कि इलाज करें परहेज से, इलाज करें खुराक से, दवाइयों से नहीं। दवाइयों के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं।
तो मोस्टली तो इसकी इसकी ट्रीटमेंट तो बहुत, अगर क्रिपल हो जाए और बंदे की ये स्टेजेस, आखिरी स्टेजेस पे रूमेटाइड चला जाए और कंट्रोल ना हो, तो फिर तो एंटी कैंसर एक ड्रग है मीथोट्रेक्सेट, वो के एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इम्यून सप्रेसेंट भी है, क्योंकि ये इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून यानी हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो गया कि हमें, वो खुद हमें डैमेज कर रहा है, तो हम वो दवाई देते हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट होती है। इसमें स्टीरॉयड देने पड़ते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट, मीथोट्रेक्सेट, इन सब दवाइयों के बेशुमार साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बीमारी को कम से कम किया जाए, और बर वक्त तशखीश करके इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं, रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव होता है, और बाकी भी टेस्ट हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है। तो हम कहते हैं कि इसका इलाज अपनी गिजा से करना है। देखें, ये इसको तो यहाँ तक कहा गया है कि ये जो है कुक्ड फूड की बीमारी है। देखें जरा, कि पक्की हुई खुराक जो खाते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है, ये कहा जाता है। खुराक जब पकाते हैं, हम जो पकाते हैं ना, हम देखें कुछ स्टर फ्राइड फूड खाते हैं, हल्का फुल्का ऑलिव ऑयल डाला, स्टर फ्राई किया और क्रंची वेजिटेबल्स खानी, दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन हम जो लोग हैं, हमारे मुल्कों में क्या होता है, हम तो उसको पकाते हैं, हम प्याज भून के जलाते हैं, लाल कर देते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून के बर्बाद कर देते हैं। फिर वो जो सब्जी होती है उसको भून भून के मत मार के हम जब वो खाते हैं, तो वो पता है क्या होता है, वो सिर्फ घी होता है, और वो पॉइजनस एक चीज होती है, जिसमें कोई न्यूट्रिशनस वैल्यू नहीं होती, कोई न्यूट्रिशन नहीं होती। वो हम खाते हैं, वो सालन, और फिर हम रोटियां खाते हैं, और रोटी में हमारे इतना ग्लूटेन होता है जो कि डैमेज और ज्यादा करता है। तो हमने सोचा है कि अब हमने इसका इलाज करना है खुराक के जरिए। तो हमने देखना है कि हमने क्या खुराक खानी चाहिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट, हमने देखा है लोग डाइट करते हैं, तो वो कहते हैं जी मेडिटेरेनियन डाइट, कोई कहते हैं प्लियो डाइट, कोई कहते हैं डैश डाइट, और कोई कीटो डाइट, डिफरेंट डाइट्स हैं। तो मेडिटेरेनियन डाइट को हर कोई पसंद करता है। मेडिटेरेनियन डाइट क्या कहती है कि आप वेजिटेबल्स खाएं बहुत ज्यादा, स्पेशली कौन सी वेजिटेबल्स, आप हर तरह की वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, पीस खाएं, आप कैप्सिकम खाएं, आप एवोकाडो खाएं जिसमें अच्छी फैट भी है, और आप फिर जो है हर तरह की आप वेजिटेबल्स पकाएं, खाएं, वेजिटेबल सूप पिएं, और आप प्याज जो है अनियन, आप रॉ रेड अनियन खाएं, और फिर जो आपका पुदीना और धनिया और आपका लहसुन है, देखिए अदरक है या लहसुन है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, ये भी, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली है, कैप्सिकम है। जो पिगमेंट है ना, कहते हैं कौन से कज़ा वाली वेजिटेबल्स खाएं। तो जो पिगमेंट है वो हमारे लिए ऐसा है कि जो हमारे गंदे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, उनको नलीफाई कर देता है। आपके जो जो ऑक्सीडेंट बनते हैं, ऑक्सीडेशन, देखें हम जो खुराक खाते हैं, वो खुराक जो हमने खाया वो खुराक जलती है, जलने के अमल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। जब ऑक्सीजन O2 होता है, ऑक्सीजन जलने के अमल में इस्तेमाल हुई, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, सबको पता है। जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और CO2 बाहर निकालते हैं, वो बाहर CO2 तभी निकालते हैं जब वो खुराक जलती है और CO2 बनती है, उसको हम बाहर निकालते हैं। हाँ, जब ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, तो फ्री ऑक्सीजन ओ बॉडी में फैल जाते हैं। ये बहुत डैमेजिंग है। ये हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करता है, हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज करता है, जॉइंट्स के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल। तो ये जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन को क्यों कम करते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल को खत्म कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब ऑक्सीडेशन क्या है, एक स्ट्रेस है, एक इंजरी है, ऑक्सीडेटिव इंजरी है, जो हमारी बॉडी में हर वक्त हो रही है।
आप खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, खाना जाके आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होती है, वहां पे फूड पार्टिकल जो जिस मॉलिक्यूल्स वहां बर्न होते हैं, और बर्न होने के बाद एनर्जी मिलती है हमें, और जो विटामिन मिनरल वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स वो हमारी बॉडी को बनाने में काम आते हैं। लेकिन ऑक्सीजन CO2 बाहर हम निकाल देते हैं, तो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल वहां पर होते हैं। तो अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे होंगे तो ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल खत्म होना शुरू हो जाएंगे, नलीफाई होंगे ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। एक तो आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फिर आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं। उसमें आपने हर तरह का फ्रूट खा सकते हैं आप। हाँ, मे बी तरबूज ना खाएं, ठंडा है, लेकिन खरबूजा खाएं। आप बनाना भी खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा लें। और देखें कि फ्रेश फ्रूट हों, वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाएं। वेजिटेबल्स भी आप घर के किचन गार्डन बना लें, उसमें आप वेजिटेबल उगा लें। आपको ऑर्गेनिक, बगैर केमिकल स्प्रे, बगैर वो जेनेटिक चेंज के आपको चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपने फैट्स क्या खाने हैं? ट्रांस फैट्स, ये जो डालडा घी और ये तली हुई बार बार तली हुई चीजें, ये सारी इन्फ्लेमेशन करती हैं। अभी मैंने बताया इन्फ्लेमेशन है, सूजन, डैमेज होता है, इंजरी होती है। जैसे कि एक कांटा चुभ है, उसने इंजर किया है, इंजरी के बाद अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन, और वो पानी भर गया, सोज हो गई, रेड हो गया, पीप भर जाती है, तो ये सारी इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है। तो यही जब आप खाते हैं फैट्स, तली हुई चीजें, नहारियां आप खाते हैं, हलवे पूरियां और समोसे तले हुए डेली, और गंदी डर्टी मिठाइयाँ आपकी तली हुई होती हैं, और आपकी शुगर खुद इन्फ्लेमेशन करती है। और डायबिटीज का रिस्क जिनमें ज्यादा होता है उनमें भी रूमेटाइड आर्थराइटिस वर्स हो जाता है डायबिटिक्स में। और ओबेसिटी, ओबेसिटी इसीलिए होती है ना, कि ओबेसिटी आप खा खा के गंदी चीजें खाते हैं, उबली हुई, ये सॉरी, फ्राइड चीजें, केक, पेस्ट्री, पास्ते और प्रोसेस्ड फूड। देखिए, एक फूड है जिसको उन्होंने पैक कर दिया है, उन्होंने कहा जी ये हमने बनाया कीमा, ये इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, आप 1 महीना आप यूज कर सकते हैं। तो क्या आपका ख्याल है उसमें वो केमिकल्स नहीं डाले होंगे ताकि ये कीमा खाने के काबिल रहे? वो कीमा एक्चुअली वो कीमा नहीं रहता, वो केमिकल और पॉइजनस एक चीज होती है। क्योंकि इतने अरसे तक फूड कैसे प्रिजर्व रह सकती है, आप खुद सोचें। आप 2 दिन खुराक बाहर रखें, गल सड़ जाएगी। अब आप उसमें केमिकल डालें ताकि ये गले सड़े ना, और आप फ्रीजर में भर दें। आप लेके आते हैं नगेट्स, आप कबाब लेके आते हैं फ्रोजन, फ्रोजन प्रोसेस्ड फूड है, ये मत खाएं। फ्रेश चीजें खाएं। आप अपने फ्रिज में फ्रोजन चीजें उठाएं और फेंक दें, क्योंकि वो जहरीली है। उनमें केमिकल छिड़का होता है इतना ज्यादा कि वो उसमें उस मीट की अपनी अफादियत सिफर हो जाती है। जो हम समझते हैं ना कि हम उठाया और गर्म किया और खा लिया, दिस इज ऑल रबिश। तो ये अगर वो लोग प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो उनके जॉइंट में रूमेटाइड आर्थराइटिस वर्स हो जाएगा। ओबेसिटी जिनमें है उनको वेट लॉस करना चाहिए, एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज करें, और वॉक 1 घंटा रोज करें। अगर जॉइंट्स में पेन है तो बैठे बैठे एक्सरसाइजेस कर लें, डंबल उठा लें, कोशिश करें कि अपनी बॉडी की मूवमेंट करें। इसको बल्कि अब एक्सरसाइज तो नहीं कहना चाहिए, इसको हो कि आप 1 घंटा बॉडी की हरकत करें, चाहे लेटे लेटे आप हिलें, आप उठ के बैठे फिर लेट जाएं, आप उठ के बैठे फिर लेट जाएं, इस तरह आप 50 गिने। फिर आप लेग रेजिंग करें 50 दफा, फिर आप हाथ ऊपर कर दें, फिर आप यूं कर लें, यूं कर लें। मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने करना है। उसके बाद आपने जो है फैट खानी है कौन सी? हर तरह के तेल ना खाएं, नट्स खाएं, उससे बेहतर है नट्स खा लें आप। वॉलनट बेस्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। आलमंड्स खाएं मिकदार में, मुट्ठी भर फ्रूट्स। आप ऑलिव ऑयल यूज करें, ये मेडिटेरेनियन फूड का पार्ट है, उस डाइट का।
फिर आप अपना इवन नट्स जो है ना, आपका पीनट बटर आप खाएं, ये हेल्दी है। मतलब आप इतदाल के साथ ये चीजें खाएं। तो आप ये ना सोचें कि हम महरूम हो गए किसी चीज से। आप रेड मीट कम खाएं, क्योंकि उसमें आप शायद यूरिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाएंगे, और उसके बाद जॉइंट पेन अलहदा हो जाएगी। और फिर आप कैल्शियम खाएं। कैल्शियम की गोलियां आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विद विटामिन डी, इतदाल के साथ खाएं। और बाकी ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेस ना रखें, और अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो दालें भी, दालों के बारे में, और लेग्यूम्स और लेंटिस, इसका भी यही है कि ज़रा इतदाल के साथ खाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप वेजिटेबल्स के सूप पिएं। हाँ, आप पीस भी खा सकते हैं, आप बीन्स खाएं। दालें एक मुनासिब मिकदार में आप खाएं, मीट भी खाएं मुनासिब मिकदार में। मैं आपको कहूंगी कि मुर्गी तो बेहतर है ना खाएं, क्योंकि उसको जो इंजेक्शन लगे होते हैं, और वो कोई अनहेल्दी है, नॉन ऑर्गेनिक चीज है। तो उसके बदले में आप, बेहतर है कि आप मीट खाएं फ्रेश, एक इतदाल के साथ, वो बेहतर है। दूध का कहते हैं कि वो हजम नहीं होता, भारीपन होता है, वो ना खाएं। लेकिन आप योगर्ट खाएं, जो कि दूध हजम भी है, और इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। देखिए, इन्फ्लेमेशन जब होती है ना, तो आपकी लीकी गट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जाके गट की लाइनिंग को डैमेज करती है। गट की जो लाइनिंग डैमेज हो जाती है, तो गट में ट्रिलियंस बैक्टीरिया वो निकल निकल के आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ये गट की लाइनिंग डैमेज हो गई, और ये गट है, उसकी लाइनिंग डैमेज हो गई, तो बैक्टीरिया ब्लड में गए, वो जाके जोड़ों को और इन्फ्लेम करेंगे। तो लीकी गट होती है इन्हीं प्रोसेस्ड फूड से, अनहेल्दी चीजें खाने से। तो आप अपना एक शेड्यूल बनाएं। आप खुद नोट करें कि आपने कौन सी चीज खाई है जिससे आपके जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप जूद हजम चीजें खाएं, और हल्की फुल्की गज़ा खाएं, अपना कैलोरी काउंट रखें। तो इंशाल्लाह आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, वो आपको सही और गाइड करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखें, ये मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।